नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल किस्सा कहानी विद SRT पर। किताब पढ़ रही हूँ विशाला वामपंथ। मैं हूँ स्वाति। इसे लिखा है डॉक्टर राजीव मिश्रा जी ने और इसका मैं पढ़ने वाली हूँ 4th चैप्टर, जोसेफ मैकार्थी, एक अकेली लड़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका के वामपंथ के विरुद्ध संघर्ष में कोई अकेला नाम सबसे महत्वपूर्ण है तो वो है सेनेटर जोसेफ मैकार्थी का। मैकार्थी ने 1950 से 56 के बीच अमेरिका में कम्युनिस्टों के विरुद्ध जंग छेड़ रखी थी। उन्होंने वामपंथ के विभिन्न घटकों को पहचाना और दावा किया कि कम्युनिस्ट अमेरिकी तंत्र में अंदर तक घुसे हुए हैं। उन्होंने पहचाना कि कम्युनिस्ट अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट, व्हाइट हाउस, जुडिशरी, मीडिया, हॉलीवुड, यूनिवर्सिटीज और यहाँ तक कि CIA और अमेरिकी सेना तक में घुसपैठ कर गए हैं। मैकार्थी के इस दावे की बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया हुई। सारे सांप बिच्छू बिलबिलाकर बिलों से निकल गए और मैकार्थी पर टूट पड़े। सबने उसे डिस्क्रेडिट करने की मुहिम छेड़ दी। मैकार्थी को झूठा और शक्की करार कर दिया गया। मीडिया ने स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों की दुहाई देनी शुरू कर दी। उसके कदमों को डेमोक्रेसी का होलोकास्ट करार कर दिया गया। यानी हम जो आज भारत में असहिष्णुता का हल्ला सुन रहे हैं, उससे कई गुना जोर का हंगामा शुरू हो गया। लेकिन मैकार्थी का निश्चय दृढ़ था। आलोचना की जरा भी परवाह किए बिना वो अपनी लड़ाई में लगा रहा। उसने हजारों संदिग्ध कम्युनिस्टों को पकड़ पकड़ कर पूछताछ शुरू कर दी। उसने परमाणु और रक्षा प्रतिष्ठान में काम कर रहे अनेक रूसी जासूसों को पकड़ा, विश्वविद्यालयों में घुसे वामपंथियों की नाक में दम कर दिया, अखबारों के संपादक, हॉलीवुड के सितारे, सरकारी दफ्तरों में बैठे बाबुओं पर पुलिस ने नजर रखना और रास्ते पर लाना शुरू कर दिया। अमेरिकी वामपंथी गिरोह में भगदड़ मच गई। कोई भी अछूता नहीं रहा। सब पर नजर रखी जाने लगी। खुद राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के अपने स्टाफ भी निगरानी के दायरे में थे। कम लोग जानते हैं कि बाद में राष्ट्रपति बने और कम्युनिज्म के कट्टर दुश्मन रोनाल्ड रेगन को भी मैकार्थी कमीशन के सामने तलब किया गया था। उस समय रेगन अपने विचारों में लिबरल और डेमोक्रेट हुआ करते थे और उस समय वे हॉलीवुड के स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड के प्रमुख थे। पर रेगन अपने लिबरल रुझान के बावजूद देशद्रोही नहीं थे। उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कमीशन से सहयोग करने का निर्णय लिया और अपने साथी कलाकारों के बारे में जरूरी जानकारी प्रदान करने के लिए वो तैयार हो गए। उस समय रेगन को भी हॉलीवुड में कम्युनिस्ट हरकतों की बात बहुत दूर की कौड़ी लगी होगी। लेकिन जब इस सिलसिले में उन्होंने इस विषय पर आंख खोलकर देखना शुरू किया तो उनका माथा ठनका। उनके अनेक साथी उन्हें अविश्वसनीय रूप से कम्युनिस्ट सोच से ग्रसित मिले, जिनके लिए अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंचाना और देश से विश्वासघात करना एक बड़े उद्देश्य की प्राप्ति का मार्ग लगता था। इस अनुभव ने रेगन को बदल कर रख दिया और उनके राजनीतिक जीवन को एक नई दिशा दे दी। आगे चलकर हमने रेगन में कम्युनिज्म के विरुद्ध प्रतिबद्ध एक राजनायक देखा। पर मैकार्थी की राह आसान नहीं थी। उन्होंने मगरमच्छों के जबड़े में हाथ डाल दिया था। इतने बड़े बड़े और प्रभावी शत्रु उन्होंने बना लिए थे कि उनसे निपटना आसान नहीं रह गया था। अमेरिका में सैन्य सेवा अनिवार्य थी। मैकार्थी ने स्वयं द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा था और मेजर के पद तक वो गए थे। हालांकि उन्हें अपनी जुडिशियल सर्विसेज की वजह से सैन्य सेवा से छूट मिली हुई थी। फिर भी मैकार्थी ने विश्व युद्ध के लिए वॉलंटियर किया था। जब मैकार्थी ने CIA और सेना के कम्युनिस्ट घुसपैठ की बात की तो सेना के उच्च अधिकारियों की संलिप्तता की जांच करनी चाहिए, तो ये उन्हें महंगा पड़ गया। पर मैकार्थी शत्रु की शक्ति से झुकने वालों में नहीं गिने जाते थे। उस समय मैकार्थी ने एक युवा सहयोगी को पाया जो उन्हें काम का लगा। वो था एक युवक डेविड शाइन। शाइन एक होटल की चेन का मालिक था। उसी दौरान डेविड शाइन ने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी थी, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिज्म, जिसमें उसने कम्युनिज्म के खतरों के बारे में आगाह किया था। शाइन के होटल के हर कमरे में उस पुस्तिका की एक कॉपी रहती थी। जब ये पुस्तिका मैकार्थी की दृष्टि में आई तो वो इसके इस प्रयास से बहुत प्रभावित हुए।
शाइन ने अनिवार्य सैनिक सेवा एक सामान्य सिपाही प्राइवेट डेविड शाइन के रूप में ज्वाइन की, पर अपने कम्युनिस्ट विरोधी राजनीतिक विचारधारा और मैकार्थी से परिचय की वजह से शाइन संभवतः शक की नजरों से देखा जाने लगा और उसे मैकार्थी का आदमी मान लिया गया। ये बात उसके कुछ वरीय सैन्य अधिकारियों को अखर गई और शाइन की गर्दन उनकी मुट्ठी में आ गई। इसी बीच मैकार्थी ने अपने स्टाफ की मार्फत शाइन को अफसर बनाने की सिफारिश कर दी, जहां उसकी बौद्धिक क्षमता का पूरा प्रयोग हो सके। सेना के अधिकारियों ने इस बात का पूरा बखेड़ा खड़ा कर दिया कि मैकार्थी सेना के कामकाज में दखल देना चाहते हैं और वे सेना को तोड़ देने की धमकी दे रहे हैं। दुश्मन तो मैकार्थी के थे ही। तो ये बात कांग्रेशनल कमेटी तक गई और पूरे देश के सामने मैकार्थी की पेशी हुई। मैकार्थी ने सेना पर यह आरोप लगाया कि सैन्य अधिकारी कम्युनिस्ट गतिविधियों में संलिप्त होने की जांच के डर से घबराए हुए हैं और इस छोटे से मुद्दे को उछालकर मैकार्थी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो अपनी जांच ढीली कर दे। 36 दिनों तक मैकार्थी ने पूरे देश की मीडिया, कांग्रेस और सैन्य स्थानों का दृढ़ता से सामना किया और सिर्फ जवाब ही नहीं दिया बल्कि तीखे सवाल भी किए, जिनका जवाब देना मुश्किल हो रहा था। लेकिन व्यवस्था में बैठे मगरमच्छों ने मैकार्थी से पीछा छुड़ाने का फैसला कर लिया था। मैकार्थी के विरुद्ध कांग्रेस ने निंदा प्रस्ताव पास किया और इस झटके से वो राजनीतिक रूप से कभी नहीं उबर सके। उसकी लोकप्रियता, सर्वमान्यता और राजनीतिक प्रभाव कम हो गया था, लेकिन कम्युनिज्म के विरुद्ध उसके तेवर धीमे नहीं हुए थे। 3 वर्षों के भीतर सिर्फ 48 वर्ष की आयु में वो एक दिन घुटने में दर्द की शिकायत के साथ मैरीलैंड के सैनिक अस्पताल में भर्ती हुआ, जहां कुछ दिनों के भीतर ही उसकी रहस्यमय रूप से मौत हो गई। उसका लिवर बुरी तरीके से डैमेज हो गया था, जिसके लिए मीडिया ने अल्कोहल को दोषी करार कर दिया। हालांकि उस समय तक वो बिल्कुल स्वस्थ था। उसकी मृत्यु के लिए अनेक कॉन्स्पिरेसी सिद्धांत दिए गए, जिनमें इसे एक सुनियोजित हत्या बताया गया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मैकार्थी की राजनीतिक हत्या बहुत पहले ही हो चुकी थी। केरल के वामपंथी मंत्री ने एक बार कम्युनिस्ट हत्यारों और गुंडों की तारीफ में ये कहा कि अपने शत्रु की हत्या का उनका तरीका बहुत सटीक है। वे मारकर लाश खुले में नहीं छोड़ते हैं, बल्कि जमीन के नीचे नमक के साथ गाड़ देते हैं, जिससे लाश बिल्कुल गल जाए और कुछ भी ना बचे। अमेरिकी वामपंथियों ने भी मैकार्थी के साथ कुछ ऐसा ही किया। न सिर्फ उसकी राजनीतिक हत्या कर दी, बल्कि उसकी राजनीतिक विरासत को जमीन के नीचे नमक डालकर दफना दिया। आज भी अमेरिकी राजनीतिक संदर्भ में मैकार्थिज्म एक बुरा शब्द गिना जाता है। ये बेवजह शक और झूठ का पर्याय गिना जाता है, जिसकी आड़ में वामपंथी छिपे रहते हैं। उनके किसी भी षड्यंत्र के विरुद्ध कुछ भी बोलने से इसे वे मैकार्थिज्म घोषित कर देते हैं और वे आपको ही शक्की और झूठा सिद्ध कर देते हैं। लेकिन ये भी सच है कि मैकार्थी ने अपने समय में अमेरिकी तंत्र के अंदर छिपे कम्युनिस्टों की कमर लगभग तोड़ दी थी और उसके बिना अमेरिका का इतिहास एक बेहद अंधेरी जगह लिखा गया होता। तो आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगला चैप्टर है जॉन एफ कैनेडी की महानता का सच। इसको सुनने के लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ, अगला एपिसोड जरूर देखिएगा और ये एपिसोड आपको कैसा लगा है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आगे भी अगर आप कोई कहानी या कोई किताब मुझसे सुनना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइए, मैं वो भी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और जाते जाते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।